दोस्तों, आज पूरे देश में इलेक्शन चल रहा है और पूरा देश बहुत ही जल्द एक नई सरकार का इंतजार कर रहा है। ऐसे समय पर मैं कुलदीप शर्मा डेयरी न्यूज़ 7x7 पर डेयरी इंडस्ट्री से संबंधित 10 पॉइंट्स को लेके आया हूँ। ये पॉइंट्स हमारे फार्मर्स और इंडस्ट्री दोनों की एक्सपेक्टेशन है आने वाली सरकार से। मेरा सबसे पहला पॉइंट है फॉडर। आज अगर हम देखते हैं तो तकरीबन देश के अंदर लगभग 13.5 करोड़ जानवर हैं जो दूध में हैं और लगभग 25,000 करोड़ लीटर दूध हम सालाना प्रोड्यूस कर रहे हैं। लेकिन जब हम देखते हैं इस दूध की प्रोडक्शन के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, तो वो है फॉडर। यदि आज की स्थिति देखी जाए तो रिसर्च कहती है कि हम आज की डेट में 12% ड्राई फॉडर और लगभग 30% ग्रीन फॉडर या हरे चारा उसकी शॉर्टेज झेल रहे हैं। यदि हमें आगे, जैसा हम देख रहे हैं कि 2050 तक भारत की मिल्क प्रोडक्शन लगभग जो भी आज है उससे लगभग तिगनी हो जाएगी, यानी कि यदि आज वो 25,000 करोड़ लीटर है तो हम देख रहे हैं कहीं पे 65-70 हज़ार करोड़ लीटर के आसपास की प्रोडक्शन हो जाएगी। उसके लिए फॉडर बहुत इम्पॉर्टेंट है। सरकार को नई पॉलिसीज ऐसी बनानी चाहिए जिसके अंदर उस समय पर फॉडर की रिक्वायरमेंट को पूरा किया जा सके। यदि मैं देखता हूं कि आज हमारे कितने लैंड पे फॉडर उगाया जा रहा है, तो पिछले काफ़ी दशकों से हम देख रहे हैं कि लगभग 4% फॉडर के लिए लैंड यूज़ की जा रही है। लेकिन यदि हमने 2050 में अपने मिल्क प्रोडक्शन के टारगेट को पूरा करना है तो उस समय पर हमें 14 से 16% लैंड के ऊपर फॉडर का इंतजाम करना होगा। कुछ रिसर्च इंस्टीट्यूट ने 3-4 अच्छे पॉइंट्स दिए हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है सरकार को ये देखना पड़ेगा कि फॉडर को एज ए प्रोफेशन या फॉडर को एज ए एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्रॉप में किस तरीके से प्रोत्साहित किया जाए। और जिस तरीके से हमारी कोऑपरेटिव्स हैं जो दूध के कलेक्शन में काम करती हैं या और एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ में करती हैं, उसी प्रकार से फॉडर को किस तरीके से इस कोऑपरेटिव या फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन इस तरीके के सिस्टम के अंडर लाया जाए। हमारा दूसरा पॉइंट है ब्रीडिंग। यदि हम दुनिया में देखते हैं तो लगभग 15% गाय और 60% भैंस हमारे देश में है। लेकिन यदि हम उनकी एवरेज लैक्टेशन यील्ड देखते हैं तो वो जो वर्ल्ड का पूरा एवरेज है तकरीबन 2400 लीटर, उससे कहीं नीचे है। तो हमारे जानवरों के साथ सबसे पहली प्रॉब्लम है प्रोडक्टिविटी। उस प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए आज की डेट में अगर हम देखते हैं तो हमारे पास एक बहुत बड़ा ब्रीडिंग पर्सपेक्टिव से हमारे पास एक बहुत बड़ा नेटवर्क है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का। हम इस देश में लगभग 120 मिलियन सीमेन ऑयल्स बनाते हैं, क्योंकि मेरे ख्याल से दुनिया के अंदर एक सबसे बड़ा सीमेन ऑयल बनाने का प्रोडक्शन सेंटर है। हमारे पास लगभग 1 लाख AI सेंटर्स हैं। हमारे पास लगभग 70-80 हज़ार AI टेक्नीशियंस हैं। लेकिन इन सब लोगों के साथ भी यदि हम AI सक्सेस रेट देखते हैं तो वो वर्ल्ड में जो 50-60% का AI सक्सेस रेट मिलता है उससे लगभग आधा है। हमें आने वाले समय में यदि बहुत जल्दी अपने इस एवरेज को बढ़ाना है तो उस केस में हमें नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी जैसे एम्ब्रियो ट्रांसफर पे काम करना पड़ेगा। इस दिशा में कुछ काम हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी आप ऐसा मान के चलिए यदि पूरे विश्व में जो एम्ब्रियो ट्रांसफर या एम्ब्रियो बनते हैं उसके मुकाबले भारत में वो बहुत 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 कम संख्या में अभी बन पा रहे हैं। हमें इस समय पर जो इम्पोर्टेंट चीज़ देखनी है वो ये देखनी है इसके विकास के लिए टेक्नोलॉजी, सेटअप, लैब्स। आज की डेट में तकरीबन 30 लैब्स सेटअप हो चुकी हैं, लेकिन उनमें से वो सारी लैब्स कितने बड़े लेवल पे काम कर रही हैं ये भी देखना है। स्किल डेवलप होना बहुत ज़रूरी है। और इस पर्टिकुलर एम्ब्रियो ट्रांसफ़र पे जो सबसे बड़ी लिमिटेशन है वो ये है कि उसमें यूज़ किया जाने वाला मीडिया और उसके अंदर जितनी भी एक्सेसरीज लगती हैं वो आज भी इम्पोर्टेड हैं और आज भी दुनिया की बहुत चुनिंदा कंपनीज ही उसमें डील कर रही हैं। हमें ये चाहिए कि यदि ईटी में विकास करना है तो हम साथ के साथ जो स्किल और लैब एस्टेब्लिश कर रहे हैं, हम साथ के साथ ये मीडिया और ये एक्सेसरीज इनका भी देश में ही प्रोडक्शन करने की कोशिश कर सकें।
तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है एनिमल हेल्थ। हमारे देश में ब्रूसेलोसिस, एफएमडी, एचएस, इन सब बीमारियों से हमें अपने पशुओं को मुक्त कराना है। हमें जो अभी पीछे एलएसडी आई थी उसके रोकथाम के लिए भी कुछ करना है। मैं ये चाहूँगा कि सरकार जिस तरीके से आज की डेट में हम वैक्सीनेशन के ऊपर एक बहुत बड़ा बजट खर्च कर रहे हैं और 2030 तक हम चाहते हैं कि ये देश एफएमडी और ब्रूसेलोसिस मुक्त हो जाए, जो भी सरकार आए वो इस प्रोग्राम को जरूर कंटिन्यू करे। हमारा अगला पॉइंट है क्लीन मिल्क प्रोडक्शन। आज की डेट में यदि हम देखें तो जिस प्रकार से दूध प्रोड्यूस हो रहा है और जिस प्रकार से या जिस कंडीशंस के अंदर जानवरों को रखा जा रहा है, किसी ना किसी जगह पर वो एक प्योर दूध या सेफ दूध की तरफ इशारा नहीं करता। हमें ये चाहिए कि क्लीन मिल्क प्रोडक्शन को एक नेशनल पॉलिसी की तरह लाया जाए और हर ग्राम में, हर गांव में, हर किसान के घर के ऊपर इसकी प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाए। और उसके लिए मैं चाहूँगा कि इसकी जिम्मेवारी किसी ना किसी जगह पर हर ग्राम पंचायत को दी जाए और हर ग्राम पंचायत के अंदर ऐसे लोग हों, कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन हो, जो हर किसान को क्लीन मिल्क प्रोडक्शन के बारे में बता सके। हमारा अगला पॉइंट है इंक्लूजन का। किसी न किसी जगह हमें पॉलिसी के तहत विमेन डेयरी फार्मर को या महिला किसानों को डेयरी के अंदर पूरा हक दिलवाना पड़ेगा। इससे मेरा मतलब ये है कि किसी न किसी जगह पर, जिस जगह पर भी डेयरी कोऑपरेटिव फॉर्म होती है, उस जगह पर पहली प्रेफरेंस विमेन फार्मर को दी जानी चाहिए मेंबर बनने की। उसके लिए यदि कोऑपरेटिव के कुछ रूल्स को भी चेंज करना पड़े तो करें। सच तो ये है कि हम विमेन एम्पावर की बात तो बहुत करते हैं, लेकिन विमेन एम्पावरमेंट का फॉर्मूला सिर्फ एक है और वो ये है कि पैसे उसके हाथ पे रखे जाएं। उसके बाद वो अपने परिवार, अपने पशुओं, इन सब के बारे में वो अपने आप सोच लेगी। और इसको करने के लिए जितना हो सके डिजिटाइजेशन को यूज किया जाए ताकि डायरेक्टली उसके अकाउंट में पैसा पहुंचे जिसके ऊपर उसका पूरा हक हो। हमारा छठा पॉइंट है मार्केट लिंकेज का। दूध की प्रोडक्शन बढ़ाने का तब तक कोई फायदा नहीं जब तक कि आप उसका प्रॉपर मार्केट लिंकेज ना बना सके। वो मार्केट लिंकेज चाहे दूध का ही हो, उसके इसमें हम आज की डेट में जो हमारा पूरा का पूरा एक मिल्कमैन का इकोसिस्टम है, हम उसे फॉर्मलाइज कर सकते हैं। हम उसको किसी तरीके से रजिस्ट्रेशन करके, ट्रेन करके, हम उसको प्योर और सेफ मिल्क सप्लाई करने के लिए हम उसे प्रोत्साहित कर सकते हैं। हम लोकल लेवल पे बनने वाले प्रोडक्ट्स, उनकी जीआई टैगिंग में वहाँ की लोकल एसोसिएशन, लोकल प्रोड्यूसर्स, लोकल प्रोसेसर्स, उनकी मदद कर सकते हैं। आज पूरे देश में यदि हम देखें तो तकरीबन 745 डिस्ट्रिक्ट्स, 7256 ब्लॉक्स, 2,69,000 ग्राम पंचायत और 6,35,000 गाँव के देश में मुश्किल से 9 डेयरी प्रोडक्ट्स हैं जिनकी जीआई टैगिंग हुई है। जीआई टैगिंग वैल्यू एडिशन करने का एक बहुत अच्छा तरीका हो सकता है। साथ के साथ हमें यह भी देखना है कि किस तरीके से हम डेयरी के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाएं ताकि बेटर मार्केट लिंकेज क्रिएट हो सके। हमारा अगला पॉइंट मिल्क प्रोसेसिंग से संबंधित है। आज की डेट में हमारे देश में लगभग 65 से 70 करोड़ लीटर दूध रोजाना उत्पादित होता है, लेकिन उसमें से मुश्किल से 11-12 करोड़ लीटर, जिसमें से 6 करोड़ कोऑपरेटिव और बाकी प्राइवेट सेक्टर हैंडल कर रहा है। बाकी या तो गांव में कंज्यूम हो जाता है या फिर किसी न किसी जगह अनऑर्गेनाइज सेक्टर उसे हैंडल कर रहा है। यदि हम आने वाले समय में इस 12 करोड़ लीटर दूध जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में है, इसकी कैपेसिटी को अगले 8-10 साल में यदि हम डबल करना चाहते हैं तो इसके लिए लगभग हमारे को 1.5 लाख करोड़ रुपए की जरूरत है। ये जो 1.5 लाख करोड़ है ये हमारा स्पेंड होगा दूध के कलेक्शन, चिलिंग सेंटर को क्रिएट करने के लिए। 12 करोड़ लीटर की प्रोसेसिंग जो कि जिसमें वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स ज्यादा हों उसको क्रिएट करने के लिए। साथ के साथ इस दूध से संबंधित जो प्रोडक्शन एरिया है वहां पे हमारे को कैटल फीड या इस प्रकार के जो एंसिलरी प्रोडक्ट्स हैं उनके लिए। अब इस 1.5 लाख करोड़ के ऊपर आने वाली सरकार से यही एक हमारा सजेशन रहेगा कि आप प्रॉपर स्कीम्स लेके आए। इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा है, हम सब्सिडी की बात नहीं कर रहे, हम सॉफ्ट लोन्स की बात कर रहे हैं, हम इंटरेस्ट सबवेंशन की बात कर रहे हैं।
इंडस्ट्री को इस एरिया के अंदर सपोर्ट चाहिए। यदि आप सपोर्ट देते हैं तो आने वाले समय में वाकई भारत जो है मिल्क पेल ऑफ द वर्ल्ड बन सकता है। 8वां पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस पॉइंट को ठीक किए बिना बाकी 9 पॉइंट्स के ऊपर अगर हमने काम कर भी लिया तो भी हमारे को या हमारे फार्मर्स को सफलता नहीं मिलेगी। ये पॉइंट है रेगुलेटरी का। दुनिया में भारत की फूड रेगुलेटरी सबसे स्ट्रिक्टेस्ट रेगुलेटर्स में से एक है, लेकिन जहां पर एनफोर्समेंट की बात आती है या जहां पर उनके कवरेज की बात आती है तो वो एक बहुत मिनिमम एरिया को कवर करते हैं और एनफोर्समेंट बहुत ज्यादा वीक है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि सिर्फ मिल्क कलेक्शन सेंटर से लेके और प्लांट के डिस्पैच तक ही रेगुलेटरी अपनी नजर रखती है, लेकिन उससे पहले जहां पे दूध प्रोड्यूस हुआ है या प्लांट के बाद जहां पे वो बिक रहा है उसके ऊपर वो किसी प्रकार की चीज पे ध्यान नहीं देती, चाहे प्राइमरी प्रोडक्शन के कंटामिनेंट हो, चाहे कोल्ड चेन मेंटेनेंस रिटेल लेवल पे हो। रेगुलेटरी को यहाँ पे सोचना पड़ेगा। रेगुलेटरी मोस्ट ऑफ द टाइम अपनी आंखें बंद रखती है जो एक बहुत बड़े स्केल पे डेयरी प्रोडक्ट्स के अंदर एडल्ट्रेशन हो रहा है और लोग मिसलेबलिंग करके, मिसगाइड करके कंज्यूमर को डेयरी के नाम पे पता नहीं क्या क्या बेच रहे हैं। और क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम इस तरीके की एडल्ट्रेशन से जो प्रोडक्ट बनता है वो लो कॉस्ट होता है, तो कंज्यूमर उस तरफ चला जाता है, लेकिन उसका नुकसान कौन भुगतता है? उसका नुकसान भुगतता है फार्मर जो कि दूध प्रोड्यूस कर रहा है। पता लगता है कि उसी के जो दूध से बनने वाले प्रोडक्ट थे उनके सब्स्टिट्यूट या एडल्ट्रेटेड प्रोडक्ट या स्पूरियस प्रोडक्ट्स उन्होंने मार्केट कैप्चर कर ली और उनका दूध नहीं बिका। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि रेगुलेटरी के ऊपर हमें इस पूरे सिस्टम को रिवोल्यूशनाइज करने की जरूरत है और हम इस तरफ देख रहे हैं। हमारा 9वां पॉइंट टैक्सेशन से संबंधित है। सबसे पहले हम जीएसटी से बात शुरू करते हैं। चाहे फार्म इनपुट्स हो जिसका खर्चा किसानों को करना पड़ता है, चाहे डेयरी प्रोडक्ट्स हो जिनमें चाहे हेल्दी प्रोडक्ट्स, दही, छाछ वगैरह भी शामिल हैं, इन सब के ऊपर जीएसटी बहुत ज्यादा है। दूसरी तरफ से यदि हम देखते हैं तो जो प्रोडक्ट्स जैसे घी और जैसे मक्खन, ये वो प्रोडक्ट हैं जो कि एक बेसिक प्रोडक्ट हैं और हिंदुस्तान में इन्हें इवन लोअर क्लासेस भी जो हैं एक हेल्दी प्रोडक्ट की तरह देखती हैं। इनके ऊपर जीएसटी बहुत ज्यादा है। इनके ऊपर जीएसटी ज्यादा होने की वजह से सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है वो ये आती है कि एडल्ट्रेटेड और स्पूरियस प्रोडक्ट्स जो कि डिफरेंट तरीके के ऑयल या वनस्पति घी में मिलाते हैं, ये लोग अपने घी को कंपैरेटिवली बहुत सस्ता बना लेते हैं। सबसे पहले मैं चाहूंगा कि इन जीएसटी की जो रेट्स हैं इनको दोबारा इनको रिव्यू किया जाए, रिवाइज किया जाए। दूसरा, मैं ये भी चाहूंगा कि जो इनकम टैक्स है वो डेयरी फार्मिंग से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज हैं उसमें उसको एग्रीकल्चर फार्मिंग की तरह ही ट्रीट किया जाए। डेयरी फार्मिंग के अंदर नॉर्मली जो टैक्सेशन है वो बिल्कुल एक नॉर्मल जैसे एक एंटरप्राइज और कॉर्पोरेट टैक्सेशन होता है उसकी तरह ही लागू होता है। तो इन दो चीजों पे मैं चाहूंगा कि आने वाले समय में पॉलिसी मेकर ध्यान दें। मेरा लास्ट पॉइंट है जो कि थोड़ा सा फ्यूचर ओरिएंटेड है। आने वाले एंटरप्रेन्योर्स को एग्री टेक के अंदर डेयरी से रिलेटेड टेक्नोलॉजी पे काम करने के लिए ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट दिया जाए। ये टेक्नोलॉजी चाहे डिजिटाइजेशन की हो, ट्रेसेबिलिटी की हो, किसी जगह पर एनिमल आइडेंटिफिकेशन की हो जैसे फेशियल रिकॉग्निशन है, या रैपिड टेस्ट इमीडिएटली लो कॉस्ट मैस्टाइटिस कैसे चेक हो जाएगा, या जानवर की और बीमारियों को कैसे हम एक्टिविटी मॉनिटरिंग से कर सकते हैं। ये उस तरीके के लो कॉस्ट सॉल्यूशन के ऊपर इन एग्रीटेक को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट किया जाए, तभी हम देखेंगे कि हमारी पूरी की पूरी डेयरी कॉस्ट इफेक्टिव और सस्टेनेबल हो पाएगी। धन्यवाद।